आज हम 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट, शीत युद्ध का दौर। चैप्टर को समझने से पहले आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 में हुआ था, यानी 1914 से लेकर 18 तक हुआ था। उसके बाद युद्ध खत्म हुआ, राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। कब? 1920 में। राष्ट्रसंघ क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि जैसे अभी ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, ऐसा भविष्य में दोबारा ना हो। लेकिन ये राष्ट्रसंघ थोड़ा कमज़ोर रहा, जिसका रीज़न ये निकला कि सेकेंड वर्ल्ड वार भी हुआ, यानी द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। कब से कब तक? 1939 से 1945 तक। किसके बीच में हुआ? एक तरफ तो थे मित्र राष्ट्र और एक तरफ थे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, और धुरी राष्ट्रों में इटली, जर्मनी, जापान। ठीक है। अब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म कब हुआ या कैसे हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराने के साथ ख़त्म हुआ। यानी जब ये हार गए थे, फिर भी अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए। क्यों गिराए? क्योंकि अमेरिका पूरे विश्व को अपनी ताकत दिखाना चाहता था। फिलहाल तो अमेरिका ने जापान के दो शहरों, कहाँ पर? हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। ठीक है। परमाणु बम जो गिराए थे उनके कुछ नाम थे। ठीक है। हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले बम का गुप्त नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। और नागासाकी पर जो बम गिराया उसका नाम था फैट मैन। ठीक। तो ये उनके गुप्त नाम थे। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, युद्ध के अंत ख़त्म हो गया, युद्ध ख़त्म हो गया। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद एक संस्था बनाई गई थी, ऐसे ही अब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था UNO, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी पर्पज़ यही था कि भविष्य में होने वाले युद्धों को रोकना। अहम बात, शीत युद्ध, क्योंकि वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, शीत युद्ध शुरू हुआ। किन के बीच में? अमेरिका और सोवियत संघ। पहले हम जानेंगे कि ये शीत युद्ध है क्या, इसमें होता क्या है। तो इसमें ये बिना हथियारों के लड़ा गया युद्ध होता है, बिना हथियारों के। ठीक है। इसमें क्या होता है? आपका वैचारिक मतभेद, आपकी विचारधाराएं जब दोनों के अलग अलग होती हैं तो फिर आप में मतभेद होता है, तो ऐसा युद्ध कहलाता है शीत युद्ध, बिना हथियारों के लड़े जाने वाला युद्ध। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में चला, किन के बीच में चला? अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका को USA कहते हैं और सोवियत संघ को USSR कहते हैं। ठीक है। सोवियत संघ, ठीक है, सॉरी, शीत युद्ध की विशेषताएं क्या थी? शीत युद्ध के अंदर क्या हो रहा था? ठीक है। तो शीत युद्ध की विशेषताएं थी कि शीत युद्ध में दो शक्तिशाली गुट शामिल थे। कौन? अमेरिका और सोवियत संघ। प्रथम विश्व युद्ध में दोनों साथ थे, एक तरफ थे, ठीक है, एक टीम में थे। लेकिन बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार में इन दोनों ही ताकतों के बीच में शीत युद्ध चलने लगा, क्योंकि दोनों ही शक्तिशाली थे। तो शीत युद्ध इन दोनों शक्तिशाली गुटों के बीच शामिल था। दोनों गुटों के पास परमाणु हथियार थे। ठीक है। और दोनों ही गुटों ने अपने अपने सैनिक गठबंधन किए हुए थे, और दोनों गुटों से आशा थी कि वे दोनों तर्कपूर्ण एवं उत्तरदायी वाला व्यवहार करेंगे। ठीक है। दोनों सिर्फ शीत युद्ध ही कर सकते थे, क्योंकि अगर इन्होंने हथियारों से युद्ध करा तो दोनों को ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, इसलिए शीत युद्ध में थे। शीत युद्ध की वजह क्या रही? और ज़्यादा बढ़ने के कारण थे हथियारों की होड़, क्योंकि दोनों ही देश हथियारों की होड़ में लग गए कि कौन ज़्यादा बनाए। ठीक है। दोनों के उद्देश्य था साम्राज्यवाद का विस्तार, यानी दोनों अपने ही साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, और दोनों ही देशों की विचारधाराएं अलग थीं। अमेरिका की पूंजीवादी, उसकी समाजवादी। फिर दोनों ही अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे। वर्चस्व का मतलब दबदबा, कि पूरी दुनिया पर किसका दबदबा हो। ठीक है। ये थे शीत युद्ध के उदय होने के कारण और बढ़ने के कारण। ठीक है। क्यूबा मिसाइल संकट, ये था चरम बिंदु। किसका? शीत युद्ध का चरम बिंदु। अब क्यूबा मिसाइल संकट था क्या, बताता हूँ।
कि अप्रैल 1961 से 62 की बात है, ठीक है। अमेरिका, सोवियत संघ, क्यूबा, इन तीनों की बात करते हैं। अब पहली बात तो क्यूबा को जान लो कि क्यूबा जो है अमेरिका से बिल्कुल लगा हुआ, सटा हुआ एक तटीय द्वीप, प्रायद्वीप है, यानी अमेरिका से लगा हुआ छोटा सा देश है, ठीक है। अब क्यूबा को सोवियत संघ से सारी सहायताएं मिलती थी, आर्थिक सहायताएं वगैरह। तो जाहिर सी बात है जब क्यूबा को सोवियत संघ से सहायताएं मिल रही हैं तो उसका झुकाव किसकी तरफ होगा? सोवियत संघ की तरफ, ठीक है। अब क्यूबा में सोवियत संघ ने यानी यूएसआर ने क्या करा? सैनिक मिसाइलें तैनात कर दी, ठीक है। क्योंकि मेरा साथी है तो मैं तेरे क्षेत्र में अपनी मिसाइलें तैनात करता हूँ। किस लिए? ताकि वह अमेरिका पर हमला कर सके। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दूरी तो थी बहुत, लेकिन अब क्यूबा क्योंकि बिल्कुल अमेरिका से सटा हुआ था और सोवियत संघ का तो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही जगह बहुत दूरी है दोनों में, तो ठीक है। तो अमेरिका पर हमला करना मुश्किल था, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ कि अब क्यूबा में मिसाइलें तैनात की गई, यानी सोवियत संघ ने नज़दीकी तौर पर अमेरिका को निशाना बना लिया, ठीक है। अब तो उस पर हमला करना बहुत ही आसान था। अमेरिका को इस बात का पता 3 हफ्ते बाद लगा कि सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी हैं। तो अमेरिका का सीधा आदेश, या तो क्यूबा से मिसाइलें हटा लो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो युद्ध की स्थिति बनी, परंतु युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि अगर युद्ध हुआ तो क्या परिणाम निकलेंगे। तो यही कहते हैं कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट था। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो जॉन एफ कैनेडी थे, सोवियत संघ के जो नेता थे वो निकिता क्रुश्चेव थे, और क्यूबा के नेता फिदेल कास्त्रो थे, ठीक। इसके बाद आता है 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। तो जैसे कि आपको पता है कि 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद विश्व जो था 2 ध्रुवों में बंट गया, यानी एक तरफ अमेरिका यूएसए, दूसरी तरफ सोवियत संघ यूएसएसआर। तो अमेरिका ने कुछ संगठन बनाए, ठीक है। एक तो नाटो बनाया, एक सेंटो बनाया, एक सीटो बनाया। नाटो की फुल फॉर्म उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना कब की गई? 1949 में अमेरिका ने करी, ठीक है। उस समय सदस्यों की संख्या थी 12, लेकिन अब वर्तमान में 30 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 30, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? नाटो को बनाने का सीधा सा उद्देश्य था कि भैया किसी भी नाटो के एक सदस्य पर भी हमला, समझ लो सब पर हमला, ठीक। इसी प्रकार से और भी कई बनाए थे, जैसे कि एक सेंटो बनाया, केंद्रीय संधि संगठन, 24 फरवरी 1955 को, और एक सीटो बनाया, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, ठीक है, सितंबर 1954 को। तो जब अमेरिका ने संगठन बनाए तो सोवियत संघ क्यों पीछे रह जाए? तो सोवियत संघ ने भी अपना एक संगठन बनाया, वार्सा पैक्ट, ठीक है। वार्सा पैक्ट 14 मई 1955 को। इसके सदस्य थे पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है। ये इसके सदस्य देश थे। बात यहाँ पर आती है कि ये बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ जो हैं ये छोटे देशों को अपने साथ क्यों मिला रही हैं? क्या फ़ायदा है इनसे? तो महाशक्तियाँ छोटे देशों को अपने साथ इसलिए मिलाती हैं ताकि उनके प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। उनके देश में जो भी संसाधन है, जाहिर सी बात है वो हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, तो हम उनके प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकेंगे, उनकी ज़मीन का इस्तेमाल कर सकेंगे, उनको आर्थिक सहायता ले सकेंगे, दे सकेंगे, और अपने सैनिक ठिकाने बना सकेंगे। इसलिए महाशक्तियाँ जो हैं छोटे देशों के साथ गठबंधन करती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे, तो शीत युद्ध का दायरे में सबसे पहले आता है कोरिया संकट। अब ये कोरिया संकट क्या है? जो 1950 से 53 में हुआ कि कोरिया 2 भागों में बटा हुआ था, यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया पर यूएसएसआर का दबदबा था, उसके पक्ष में था वो, और दक्षिण कोरिया किस पर था? अमेरिका के, ठीक। अब उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला करा तो अमेरिका क्यों अपने साथी को पीछे रहने देगा? तो अमेरिका ने उसकी सहायता करी, ठीक है। यहाँ भी युद्ध की स्थिति बनी थी, बहुत युद्ध होने वाला था। तो ऐसे में भारत ने, यानी भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ मध्यस्थता की भूमिका निभाई और इसको ख़त्म करवाया, इस युद्ध को ख़त्म करवाया, यानी कोरिया संकट को टलवाया, ठीक है।
इसके बाद आता है कांगो संकट, ये भी 1960 के दशक में शुरुआत हुई थी इसकी। तो इसमें यूएनओ के महासचिव ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी, यानी इसको यूएनओ के महासचिव ने खत्म करवाया था। फिर आता है बर्लिन की दीवार, बर्लिन की दीवार जो 1958 से 19 यानी इस दौरान में क्या हुआ, बर्लिन के भी दो टुकड़े कर दिए गए, उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई, यानी एक हिस्सा अमेरिका के पक्ष वाला, एक हिस्सा सोवियत संघ के पक्ष वाला। ठीक है, तो इस दौरान बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। तो यूएसए और यूएसआर ने अपने अपने कुछ परमाणु हथियारों को, अब क्या करा कि इन दोनों ने फैसला करा कि क्यों ना अपने अपने परमाणु हथियार को क्या करा जाए, कम करा जाए, समाप्त करा जाए। ठीक है, ताकि ये है पूरी दुनिया पर जो खतरा मंडरा रहा है वो कम हो सके। तो 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने बहुत से समझौते किए। ठीक है, उनमें कुछ समझौते हैं। पहला है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी एलटीबीटी बोलते हैं जिसको, यानी अब परमाणु के परीक्षण जो होता है, टेस्ट जो होता है, जैसे समुद्र में करते थे, अंतरिक्ष में करते थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, दूसरा परमाणु अपसार संधि के परमाणु का जो प्रसार दिन ब दिन बढ़ रहा है, एनपीटी, जो परमाणु हर कोई देश बना रहा है, तो उसके प्रसार पर रोक लगा दी गई कि अब जिसने बना लिया है परमाणु उसके पास ही रहेंगे, नया कोई मुल्क परमाणु नहीं बनाएगा। और इसी प्रकार से परमाणु परिसमन संधि, यानी इनकी लिमिट करना। तो ये कुछ संधियां इन दोनों ने की। ठीक, इसके बाद आता है क्योंकि विश्व दो ध्रुवीय बन चुका था, तो उनके सामने जो चुनौती वो थी गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का मतलब कि दोनों ही महाशक्तियाँ छोटे छोटे देशों को अपने साथ शामिल कर रही हैं कि आओ भी हमारा साथ दो, हमारे साथ जुड़ो। तो ऐसे में गुट निरपेक्ष देश वो थे जिन्होंने इन दोनों गुटों से दूर रहकर और दोनों गुटों से सहायता प्राप्त करना चाहा। मतलब कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं लेकिन युद्ध वुद्ध नहीं करेंगे, बाकी सहायता दे दो हम, क्योंकि हम तो अभी अभी आज़ाद हुए हैं। ठीक है, तो गुट निरपेक्षता का मतलब था कि किसी भी गुट में शामिल ना होना। ठीक है, अब कौन कौन से देश ने गुट निरपेक्षता को अपनाया और उनके संस्थापक देश कौन है, उनके नेता कौन थे। तो गुट निरपेक्ष देशों में आते हैं भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र गमाल अब्दुल नासिर, ठीक है, घाना वामे एनक्रुमा, इंडोनेशिया के सुकर्णो और यूगोस्लाविया के जोसेफ क्रॉस टीटो। ठीक है, ये गुट निरपेक्ष के संस्थापक देश थे और उनके नेता थे। गुट निरपेक्ष का मतलब भैया हम तुम्हारे साथ नहीं है, दोनों में से किसी गुट के साथ नहीं है, हाँ आर्थिक सहायता दे रहे हो तो दो, युद्ध में नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष का जो पहला सम्मेलन हुआ, पहली मीटिंग जो हुई थी वो 1961 में हुई थी बेलग्रेड में। ठीक है, और इसमें शुरुआत में 25 देशों में भाग लिया था। ठीक है, और इस सम्मेलन में इन 3 बातों का सुझाव दिया गया। क्या 3 बातें? कि भैया हम जो 5 देश हैं वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ठीक है, और ये जो शीत युद्ध बढ़ रहा है, उसका प्रसार बढ़ रहा है, उसको रोकेंगे और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो नव स्वतंत्र अफ्रीका देश हैं, जो नए नए आज़ाद हुए हैं, ठीक है 1960 तक, तो उन्हें यूएनओ में नए सदस्य देशों के रूप में शामिल हुए हैं। उनको भैया मतलब कहने का मतलब कि और देशों को भी हम समझाएंगे कि भाई इनकी लड़ाई में मत आओ, इनके साथ शामिल मत हो। ये 3 सुझाव दिए गए थे। ठीक है, एक पृथकतावाद और एक तटस्थता। ये क्या है? तो पृथकतावाद का मतलब होता है, जिसको गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि पृथकतावाद का मतलब होता है कि अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखना है, बिल्कुल ही अलग, कि भैया हमें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मामले से मतलब ही नहीं है, ना हमारा तुम दोस्त हो ना दुश्मन हो, लेना देना कुछ भी नहीं है, उसे कहते हैं पृथकतावाद। लेकिन तटस्थता का मतलब होता है कि भैया मुख्य रूप से युद्ध में तो शामिल नहीं है, बाकी सारी नीतियों में हम आपका साथ हैं, यानी हम आपके दोस्त हैं, लेकिन युद्ध में लड़ाई होगी तब नहीं आएंगे भाई। ठीक है, उसे कहते हैं तटस्थतावाद। ठीक, इसके बाद आता है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, NIEO। तो अल्पविकसित देश के समक्ष, जो अभी अभी अल्पविकसित देश हैं, आज़ाद हुए हैं, तो उनके समक्ष जो मुख्य चुनौती थी वो थी आर्थिक रूप से विकास करना। ठीक है, और अपनी जनता की गरीबी को दूर करना, गरीबी से निकालना। ठीक है, और नव स्वतंत्र देशों यानी नए स्वतंत्र आज़ाद देश जो हैं के लिहाज से आर्थिक विकास बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए NIEO की धारणा का उदय हुआ। ठीक है, इसके अंदर एक आता है UNCTAD, UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब व्यापार और विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन 1972 में आयोजित हुआ, और इस सम्मेलन में टूवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट दी गई, और इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली नीति सुधार का सुझाव पेश किया गया। ठीक,
आता है कि अल्पविकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका उपयोग पश्चिम के विकसित देश करते थे। यानी भैया तुम जो आज़ाद हुए नए नए देश, तो तुम्हारे जो संसाधन है देश पर, उन पर तुम्हारा ही अधिकार होगा और किसी के देश का नहीं होगा। ठीक है, खूब इस्तेमाल करो अपने संसाधनों को, और अल्पविकसित देश पश्चिमी देशों के बाजार तक पहुंच सकें। ठीक है, वे अपना सामान उन बाज़ारों में बेच सकें और इस तरह से गरीब देशों के लिए यह व्यापार लाभदायक होगा। ठीक है, ये NIO की नीतियों के अंदर बताई गई बातें हैं कि और क्या होगा। और अल्पविकसित देशों द्वारा जो पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही टेक्निक है उसकी लागत में भी कमी होगी। ठीक है, और अल्पविकसित देश अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। ठीक है, NAM के कुछ पहले सम्मेलन 1961 में आर्थिक मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं थे, परंतु 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो गए। ठीक है, अब आता है भारत और शीत युद्ध। भारत और शीत युद्ध, अगर हम कहें कि भारत क्या शीत युद्ध में शामिल था, तो कहेंगे कि भैया पहले बता दिया हमने, भारत ने तो गुटनिरपेक्षता को अपनाया। तो भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने आप को दोनों गुटों से दूर रखा और भारत ने उपनिवेशी के चुंगल यानी गुलामी से आज़ाद हुए नए देशों को भी महाशक्तियों के खेमे में जाने से जोरदार विरोध किया। यानी मत जाओ इनकी लड़ाई में, अभी अभी आज़ाद हो भाई, गुलामी से छूटे हो तो अपना विकास करो, इनकी लड़ाई में मत पड़ो। ठीक है, लेकिन कुछ लोग गुटनिरपेक्षता की आलोचना करते हैं सिद्धांतविहीन कि भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों के साधनों के नाम पर प्राय महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा है। यानी कुछ लोग कहते हैं कि भैया भारत जो है अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहा है, इसलिए गुटनिरपेक्षता का नाटक कर रहा है। ठीक है, कुछ कहते हैं कि व्यवहार में स्थिरता नहीं, कि भारत की स्थिति विरोधाभासी रही है। क्योंकि भारत ने स्वयं को 1971 के अगस्त में USSR के साथ आपसी दोस्ती की। भैया वैसे तो भारत कह रहा था कि हम किसी ग्रुप के साथ नहीं मिलेंगे, लेकिन 1972 में USSR के साथ तो मिल गया। ठीक है, जिससे भारत का सोवियत संघ खेमे में सम्मिलित होना माना गया। ठीक है, तो ये कुछ गुटनिरपेक्षता की आलोचना की बातें हैं। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रसंगता, कहें कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या प्रसंग हुआ यानी फेमस हुआ, क्या मशहूर था, क्या इसकी इतनी पॉपुलैरिटी थी, तो कहेंगे हाँ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों के सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए आवश्यक था। जो विकासशील देश हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी था, उनके सम्मान को बनाए रखने के लिए। निशस्त्रीकरण यानी विश्व की शांति एवं मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। देखोगे आप निशस्त्रीकरण को अपनाया गया है कि शस्त्रों को कम करना, खत्म करना, तो ये गुटनिरपेक्षता का एक ही फेमस होने का जरिया है। फिर नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। और तो और संयुक्त राष्ट्र संघ की अमेरिका के प्रभुत्व में मुक्त करवाने के लिए भी इसका औचित्य है। बताओ, नाटो के सदस्य देश तो फिलहाल 12 थे, फ्रांस, पुर्तगाल, लग्जमबर्ग, स्पेन, इटली, तुर्की, बेल्जियम, नॉर्वे, डेनमार्क, ब्रिटेन, नीदरलैंड और पश्चिमी जर्मनी, ये नाटो में शामिल देश थे। तो वार्सा में कौन कौन से थे, तो पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया और हंगरी। ठीक है, तो ये था आपका पहला चैप्टर।